सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग वापस से पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये इसका 4th लेक्चर होने वाला है और आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग ने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो आज हम लोग को यहाँ से पढ़ना है, तो चलिए हम लोग अपना आंसर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एक एक हम लोग वर्ड को और एक एक पैराग्राफ को समझते चलते हैं। सो वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लास्ट सेक्शन। हमने पिछले सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो पता चला आपको क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। And can be represented as we represent vectors. Let us try to represent electric field due to a point charge pictorially. मतलब उसको पिक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, उसको हम लोग थोड़ा सीखते हैं। लेट द पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड एट द ओरिजिन। लेट कोई पॉइंट चार्ज है वो ओरिजिन पे प्लेस्ड है, ठीक है। ड्रॉ vectors pointing along the direction of the electric field with their lengths proportional to the strength of the field at each point. तो इसका मतलब एक डायग्राम बनाया गया कि इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगा और इसका जो लेंथ है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता रहा है। तो ध्यान से देखो, तो ये जो स्टार्टिंग वाला एरो है ये थोड़ा बड़ा है, फिर थोड़ा छोटा है, फिर और छोटा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, फिर आगे उसका इफ़ेक्ट कम होगा और आगे उसका और इफ़ेक्ट कम होगा। और ऐसा हम लोग समझ भी सकते हैं क्योंकि अगर कोई अपना चार्ज है तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो उसके सराउंडिंग में ज़्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका इफ़ेक्ट कम होते जाएगा, ठीक है। सो since the magnitude of electric field at point decreases inversely as the square of the distance of that point from the charge, the vector gets shorter as one goes away from the origin, always pointing radially outward. तो वही कहा कि radially outward ही point कर रहा है डायरेक्शन, मतलब कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है और क्या है भाई, तो इसका जो लेंथ है वो घटते जा रहा है क्योंकि इसका फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो घटते जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे और कम, इन्फिनिटी पे ज़ीरो। फार्मूला से भी हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। फिगर 1.15 शोज अ पिक्चर, ये वाला। इन दिस फिगर ईच एरो इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at the tail of that arrow. ओके, मतलब कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज एरो के टेल पे प्लेस्ड है, ठीक है। कनेक्ट द एरोज पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन एंड रिजल्टिंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ फील्ड लाइन। हम लोग ने देखा। वी थस गेट मेनी फील्ड लाइन्स ऑल पॉइंटिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। सो हम लोग को बहुत सारा फील्ड लाइन्स मिल रहा है, बहुत सारा। ऑल पॉइंटिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, मतलब सब बाहर की ओर ही पॉइंट कर रहे हैं। हैव वी लॉस्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड नाउ? क्या हम लोग ने अभी भी जो इसका मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ है फील्ड का, इसके बारे में इंफॉर्मेशन खो दिया है? बिकॉज इट वॉज कंटेन्ड इन द लेंथ ऑफ द एरो, बिकॉज ये तो लेंथ ऑफ एरो में है। नो, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द E field is represented by the density of field lines. समझ गया। तो इसमें एक्चुअली है क्या, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि फॉर एग्जांपल मैं कैसे मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है। तो ये Q है मान लेते हैं, तो इसका फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, सॉरी ये रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, हाँ। तो ये Q है,
तो इसका फील्ड इधर निकल रहा है, 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 इधर निकल रहा है। तो एक्चुअली में देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारा एरो बनाया था जिसमें लेंथ दर्शा रहा था, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि हम लोग एरो बनाना बहुत सारा ज़रूरी है कि ऐसे निकल रहा है, फिर ऐसे निकल रहा है, फिर और छोटा निकल रहा है। नहीं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसमें क्या खास बात है कि देखो, इसमें आपको डायरेक्शन पता चल रहा है, हाँ भाई पता चल रहा है। इसमें यहाँ पे लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब इस एरिया में देखो तो ज़्यादा लाइंस दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहा है तो देखो लाइंस कितना दूर दूर है, तो डेंसिटी कितना कम हो गया। इस पूरे एरिया में डेंसिटी लाइंस का बहुत कम हो गया, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस बार डेंसिटी बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। डन, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। E इज स्ट्रॉन्ग नियर द चार्ज, वही बात, E चार्ज के पास स्ट्रॉन्ग है, सो द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज मोर नियर द चार्ज एंड लाइन्स आर क्लोजर, जो मैंने अभी नीचे समझाया। अवे फ्रॉम द चार्ज द फील्ड गेट्स वीकर एंड द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स इज लेस, रिजल्टिंग इन वेल सेपरेटेड लाइन्स। ओके, ये तो हम लोग ने समझ लिया। Another person may draw more lines, but the number of lines is not important. Number of lines important नहीं है, तो फिर इसको हाईलाइट किया जा सकता है, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, in fact an infinite number of lines can be drawn in any region. in fact बहुत infinite number of lines भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। it is relative density of lines in different regions which is important। हाँ, मान लो कि अगर यहाँ पे Q है, ये कलर दिख नहीं रहा है, ब्लैक ही ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे Q है, तो किसी ने दिखाया है कि मात्र 4 लाइन, और किसी ने बहुत सारा लाइन दिखा दिया, इधर 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 इधर। तो इसमें भी हम लोग डेंसिटी ही देखेंगे कि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे 4 लाइन में भी डेंसिटी कम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वेल डन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। We draw the figure on the plain paper that is in 2 dimensions, but we live in 3 dimensions. So if one wishes to estimate the density of field lines, one has to consider the number of lines per unit cross sectional area. तो एक्चुअली में हम लोग 2D पे इसका फिगर बनाते हैं, लेकिन मुझे चार्ज है वो तो फील्ड लाइन चारों दिशाओं में फैला रहा होगा 3D में, तो उसका हम लोग जो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो निकालते हैं, जैसे इस फिगर में दिया हुआ है कि इस एरिया से कितने लाइंस पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे एस्टिमेशन मिलेगा डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का परपेंडिकुलर टू द लाइंस। हाँ, जो मतलब एरिया जो परपेंडिकुलर टू द लाइन हो। Since the electric field decreases as the square of the distance from a point charge and the area enclosing the charge increases as the square of the distance, the number of field lines crossing the enclosing area remains constant. तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से डिक्रीज करता है फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज एंड एरिया क्लोजिंग चार्जेस इंक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। हाँ, मतलब बता रहा है कि एक तरह से इसका जो कांस्टेंट होता है, जैसे एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, लेकिन जो ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो कहीं ना कहीं जब इन दोनों को अकाउंट में लिया जाएगा तो ये तो कांस्टेंट आएगा हर बार। ओके, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग रिमेन्स कांस्टेंट, वही बात है कि कांस्टेंट होगा। वाट एवर मे बी द डिस्टेंस ऑफ द एरिया फ्रॉम द चार्ज, चाहे डिस्टेंस कुछ भी हो हमेशा कांस्टेंट होगा। We started by saying that the field lines carry information about the direction of the electric field at different points in space. हम लोग ने बात कहाँ से शुरू की थी कि फील्ड लाइंस इंफॉर्मेशन कैरी करता है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस। हैविंग ड्रॉन
a certain in set of field lines, the relative density, जिसको हम लोग क्लोजनेस भी कह सकते हैं, of the field lines at different points indicates the relative strength of the electric field at those points. ठीक है, मतलब कि जो रिलेटिव डेंसिटी है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ बता सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट्स पे. द फील्ड लाइन्स क्राउड वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड आर स्पेस्ड अपार्ट वेयर इट इज़ वीक. ये हम लोग ने देखा. फिगर 1.6, ये वाला फिगर shows a set of field lines. We can imagine two equal and small elements of area placed at points R and S normal to the field lines there. हाँ, तो इसको हम लोग आगे और समझते हैं पहले, फिर हम लोग इस पे आते हैं. ठीक है, वैसे इसमें दिया क्या है कि सेट ऑफ फील्ड लाइंस दिया है. वी कैन इमेजिन टू इक्वल एंड स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ एरिया, जैसे कि ये है, ये एक एरिया, ये एक एरिया. तो दोनों से कहा जा रहा है कि सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रहे हैं. The number of field lines in our picture cutting the area elements is proportional to the magnitude of field at these points. The picture showed that the field at R is stronger than S. तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर है यहाँ से. बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं. To understand the dependence of the field lines on area, or rather the solid angle subtended by an area element, let us try to relate the area with the solid angle, a generalization of angle to 3 dimensions. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को सॉलिड एंगल्स के बारे में जानना होगा कि आखिर सॉलिड एंगल होता क्या है. तो इसको मैं अलग से बताता हूँ. तो चलिए, सॉलिड एंगल आखिर होता क्या है इसको हम लोग थोड़ा अलग से देखेंगे क्योंकि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. सो सॉलिड एंगल एक्चुअली में, अगर हम लोग पहले प्लेन एंगल को डिफाइन करते हैं तो प्लेन एंगल थीटा कैसे डिफाइंड होता है? आर्क लेंथ अपॉन आर. तो सॉलिड एंगल 3D में विजुअलाइज किया जाता है. तो एक आप लोग 3D स्ट्रक्चर विजुअलाइज करिए, कोन. अगर ये कोन है तो इसका जो एंगल होगा वो तो कुछ 3D टाइप होगा. मतलब कि अगर हम लोग 2D फिगर्स लेते हैं, जैसे ये सर्कल हो गया, और इसका अगर हम लोग एंगल डिफाइन करते हैं तो ये प्लेन एंगल होता है. लेकिन 3D एंगल जो होता है उसको मतलब सॉलिड एंगल कहते हैं एक्चुअल में. एंड सॉलिड एंगल जो होगा वो कभी भी 3D वाले शेप्स के लिए मतलब एप्लीकेबल होगा. तो इसको 3D में डिफाइन किया जाता है इस एंगल को. और जो यहाँ पे अल्फ़ा है इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एक्सिस, मतलब कि उसका प्लेन एक्सिस कितना वर्टिकल से. और ये इसका जो डिस्टेंस है एरिया से लेके उसके कोन तक, उसका डिस्टेंस है आर. तो इसको डिफाइन ऐसे करते हैं. और इसका ये एरिया है DA जो कि स्मॉल है, ये एरिया है. तो सॉलिड एंगल डिफाइन होता है DA अपॉन आर स्क्वायर. स्टेरेडियंस इसका यूनिट है. और अगर कुछ एंगल ऐसा हुआ तो उसका हम लोग कॉम्पोनेंट लेते हैं DA cos थीटा. तो एक्चुअल में सॉलिड एंगल क्या होता है? कॉम्पोनेंट ऑफ एरिया वेयर सरफेस इज परपेंडिकुलर टू आर अपॉन आर स्क्वायर. तो DA परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला. तो इसका एक एग्जांपल है यहाँ पे कि ये मान लेते हैं एक आपका क्या हो गया, हाफ सेमी स्फेयर. ठीक है, तो सेमी स्फेयर का सॉलिड एंगल कैसे लिखेंगे? DA अपॉन आर स्क्वायर. तो DA कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो इसका सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा? 2 पाई. अब हम लोग एक रिलेशन फाइंड करते हैं अल्फ़ा और सॉलिड एंगल के बीच में. तो इसका यहाँ पे प्रूफ है कि एक हम लोग ने कोन विजुअलाइज किया, उसका वर्टिकल एंगल है अल्फ़ा. तो फिर हम लोग ने उस कोन में, जैसे ये स्फेयर का एक कोन हम लोग ने काटा, फिर उसमें हमने डी थीटा पे जाके एक एलिमेंट ले लिया. ठीक है, उस एलिमेंट का जो ये विड्थ है ये आर डी थीटा हो जाएगा. बिकॉज जो हम लोगों ने पढ़ा कि ये डी थीटा है और ये आर है, तो जो ये लेंथ होगा ये आर डी थीटा होगा, इसका थिकनेस, ये वाला थिकनेस.
और इसका जो ये रेडियस होगा वो आर साइन थीटा होगा, ठीक है। तो डी ए बराबर 2πr साइन थीटा आर डी थीटा, यहाँ से हम लोग रिलेशन लिखेंगे। तो उसको कुछ सॉल्व करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद ये फार्मूला आता है। तो इवेंचुअली आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये वाला। तो सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं? 2π1 माइनस कॉस अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा ये एंगल है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेमीस्फेयर ले तो इसका अल्फ़ा कितना है? 90 डिग्री। तो इसका सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा? 2π, यहाँ पे रख दो। कॉस 90 कितना होता है? 0। उसी प्रकार इसका सॉलिड एंगल निकालेंगे तो अल्फ़ा कितना है? 180 डिग्री। तो अल्फ़ा है पाई, तो सॉलिड एंगल आ गया 4π। और एक चीज़ और देखना है कि ये क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल 4π आया है, तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल 4π आएगा, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमारा सॉलिड एंगल को लेने के लिए काफ़ी था। ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने साथ। तो ठीक है, हम लोग ने यहाँ तक देखा कि सॉलिड एंगल होता क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो आगे हम लोग देखेंगे, इसमें भी सॉलिड एंगल कुछ अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। देखते हैं। लेट अस रिकॉल हाउ अ प्लेन एंगल इज डिफाइंड इन 2 डायमेंशन। जैसे हम लोग ने भी किया था कि प्लेन एंगल कैसे डिफाइन होता है। लेट अ स्मॉल ट्रांसवर्स लाइन एलिमेंट डेल्टा एल बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r from a point O, then the angle subtended by delta L at O can be approximated as डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एल बाई आर, जो हम लोग ने देखा था अभी कुछ देर पहले। Likewise, in the 3 dimensions, the solid angle subtended by a small perpendicular plane area delta s at a distance r can be written as delta ओम बराबर डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। ये है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। तो इन सबको हाईलाइट कर लिया जाए एक बार। ठीक है। आगे है, we know that in a given solid angle the number of radial field lines is the same for the 2 points P1 and P2 at distances R1 and R2 from the charge. The element of area subtending the solid angle delta L is R squared delta omega। मतलब कि जो एलिमेंट ऑफ एरिया सबटेंडिंग सॉलिड एंगल डेल्टा फाई इज आर स्क्वायर डेल्टा, मतलब जो उसका एरिया होगा वो उसका वैल्यू कितना होगा? डेल्टा एस कितना आ जाएगा? डेल्टा एस आ जाएगा डेल्टा ओम इंटू आर स्क्वायर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ एट P1, तो यहाँ पे उतना आ जाएगा। एंड एन एलिमेंट ऑफ एरिया आर स्क्वायर डेल्टा फाई एट P2, तो P2 पे भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। Respectively, the number of lines say n cutting these area elements are the same। तो number of lines दोनों से same जा रहा है। The number of lines cutting unit area element is therefore n by r square delta omega at P1 and n by r square delta omega at P2 respectively। Since n and delta omega are common, the strength of the field clearly has a 1 by r square dependence। तो फिर यहाँ पे इसको दर्शाया गया कि यहाँ पे 1 बाई आर स्क्वायर डिपेंडेंस है, ठीक है, ई के स्ट्रेंथ का, ठीक है। द पिक्चर ऑफ फील्ड लाइंस वाज इन्वेंटेड बाय फैराडे टू डेवलप एन intuitive non-mathematical way of visualizing electric fields around charged configurations। Faraday called them lines of force, LOF जिसको कहते हैं शॉर्ट में। This term is somewhat misleading, especially in the case of magnetic fields। हाँ, because magnetic field lines अगर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, नॉर्थ से जब निकलता है तो वो लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं होता है। द मोर अप्रोप्रिएट टर्म इज फील्ड लाइन्स, या फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक हो, डैट वी हैव अडॉप्टेड इन दिस बुक। जो इस बुक में अडॉप्ट किया हुआ है उसको फील्ड लाइन्स अडॉप्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर थस अ वे ऑफ
arbitrarily mapping the electric field around a configuration of charges. An electric field line is in general a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is in direction of net field at that point. मतलब कि अगर मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे उसका जो टेंजेंट होगा वो डायरेक्शन देगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का. An arrow on the curve is obviously necessary to specify the direction of electric field from the two possible directions indicated by tangent to the curve. हाँ, arrow ज़रूरी है. A field line is a space curve that is a curve in 3 dimensions. तो field line का जो curve होता है वो 3 dimension curve होता है. So, ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं. Figure 1.17 shows the field lines around some simple charge configurations. तो फिगर 1.17 ये वाला फिगर कुछ सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस जता रहा है, ठीक है. As mentioned earlier, the field lines are in 3-dimensional space. So the figure shows them only in a plane. फिगर सिर्फ प्लेन में दिख रहा है लेकिन ये है 3-dimensional, मतलब 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा. The field lines of a single positive charge are radially outward. Single positive charge के लिए radially outward है, while those of a single negative charge are radially inward. Negative के लिए inward है ये वाला. The field lines around a system of two positive charges Q and Q give a vivid pictorial description of their mutual repulsion. ये है, कुछ इस प्रकार का होता है. While those around the configuration of two equal opposite charges plus Q and minus Q, a dipole, show clearly the mutual attraction. तो ये clearly एक mutual attraction दिखा रहा है, प्लस Q और माइनस Q. और इस पेयर को हम लोग डाइपोल भी बोलते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्दर इन द चैप्टर. तो यहाँ पे इस वर्ड को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है. The field lines follow some important general properties. क्या है भाई? Field lines start from positive charges and end at negative charges. If there are single charge, they may start or end at infinity. जैसा कि हमने देखा कि प्लस से निकलता है, माइनस में सबमर्ज होता है, ठीक है. Second, in a charge-free region, electric field lines can be taken to be continuous curves without any breaks. तो continuous curves होता है. Two field lines can never cross each other. If they did, the field at the point of intersection will not have a unique direction, which is absurd. This is important. तो ये हम लोगों ने देखा, क्योंकि अगर मान लो कि ऐसे इंटरसेक्ट कर गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसके 2 डायरेक्शन हो जाएंगे. और कभी किसी वेक्टर के 2 डायरेक्शन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये तो एब्सर्ड चीज़ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप्स. दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. चैप्टर 2 में इसको पढ़ना हम लोग को, सेकेंड चैप्टर में, ठीक है, कि ये क्यों मतलब क्लोज लूप्स नहीं बनाते हैं. वैसे तो हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में भी आगे चलेंगे तो समझ जाएंगे. सो नेक्स्ट हम लोग को इस टॉपिक को पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं. कंसिडर फ्लो ऑफ अ लिक्विड विथ अ वेलोसिटी v. तो इसको एक एनालॉजी से समझाना चाहे, लिक्विड के एनालॉजी से. थ्रू अ स्मॉल फ्लैट सरफेस ds in a direction normal to the surface, the rate of flow of liquid is given by the volume crossing the area per unit time, vds. तो इसमें कहा गया कि अगर कोई लिक्विड v वेलोसिटी से किसी स्मॉल फ्लैट सरफेस ds से जा रहा हो इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल मतलब कोई मान लेते हैं ऐसे है, तो इधर से अगर v वेलोसिटी से पानी फ्लो कर रहा हो कोई लिक्विड, वॉल्यूम क्रॉसिंग द
पर यूनिट एरिया टाइम इज गिवन बाय VDS। तो इस इधर से कितना वॉल्यूम निकल रहा है, VDS पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में यहाँ से VDS पानी निकल रहा है, VDS वॉल्यूम का, एंड रिप्रेजेंट द फ्लक्स ऑफ लिक्विड, और इसको लिक्विड का फ्लक्स बोलते हैं, फ्लोइंग अक्रॉस द प्लेन। सो इफ द नॉर्मल टू द सरफेस इज नॉट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, अगर नॉर्मल टू द सरफेस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, मतलब कि मान लेते हैं ऐसे है सरफेस और लिक्विड इस तिरछा थोड़ा निकल रहा है, तो क्या होगा, that is to V but makes an angle theta with it. The projected area on plane perpendicular to V is ds cos theta. Therefore, the flux going out of the surface ds is V into n cap ds. तो एक्चुअली में ये सिंपल भाषा में ये कह रहा है कि जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा V ds cos theta। मतलब हम लोग को एरिया का वो कंपोनेंट ले लेना है। फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी डिफाइन एन एनालॉजियस क्वांटिटी एंड कॉल इट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वी शुड हाउएवर नोट दैट देयर इज नो फ्लो ऑफ अ फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी अनलाइक द केस ऑफ लिक्विड फ्लो। सो हम लोग को यहाँ पे एक एनालॉजी समझाया गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। हम लोग को नोट करना है कि देयर इज़ नो फ्लो ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, मतलब कि यहाँ पे लिक्विड जैसा कोई फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। इन द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डिस्क्राइब्ड अबव वी सॉ दैट द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया placed normal to the field at a point is a measure of the strength of the electric field at that point। तो हम लोग ने ऊपर देखा था कि किसी भी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना निकल रहा है उतना उसका स्ट्रेंथ दर्शा रहा है। दिस मीन्स दैट इफ we place a small planar element of area delta s normal to E at a point, the number of field lines crossing it is proportional to E delta s। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ई डेल्टा एस के। जैसा कि अभी हम लोग ने वॉल्यूम में देखा पानी के कि वो वी डी एस के प्रोपोर्शनल था। नाउ सपोज वी टिल द एरिया एलिमेंट बाय एंगल थीटा, तो इसको थीटा से टिल किया, फिर इसका प्रोजेक्शन ले लेगा, वही खेल रहा है बार बार। क्लियरली द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग द एरिया एलिमेंट विल बी स्मॉलर। द प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया एलिमेंट नॉर्मल टू ई इज डेल्टा एस कॉस थीटा। Thus, the number of field lines crossing delta S is proportional to delta S E delta S cos theta. When theta बराबर 90 degree, field lines will be parallel to delta S and will not cross it at all. तो मतलब अगर 90 डिग्री हो गया, मान लेते हैं ऐसे कि ये प्लेन है और फील्ड लाइन्स ऐसे गुजर रहा है, मतलब कि 3D में समझना कि ये पेपर का प्लेन है और ये ऊपर से निकल जा रहा है, तो थोड़ी इसको क्रॉस कर रहा है। क्रॉस तो इसके अंदर घुसता तब करता, लेकिन तो ऊपर निकल जा रहा है, तो वही बात है। द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया एलिमेंट एंड नॉट मेयरली इट्स मैग्नीट्यूड इज इम्पॉर्टेंट इन मैनी कॉन्टेक्स्ट्स। तो ओरिएंटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल इन अ स्ट्रीम, फिर वही स्ट्रीम का एग्जाम्पल दिया। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ रिंग विल नेचुरली डिपेंड ऑन हाउ यू होल्ड द रिंग। हाँ, मतलब कि रिंग, अगर हम लोग पाइप से किसी पानी को, मतलब पानी जब हम लोग प्लांटेशन में ये करते हैं, उसको वाटर देते हैं, तो उसमें हम लोग पाइप को जब दबाते हैं तो पानी तेज़ आने लगता है। तो वही यहाँ पे एग्जांपल दिया, इफ़ यू होल्ड इट नॉर्मल टू द फ्लो मैक्सिमम वाटर विल फ्लो थ्रू इट देन इफ़ यू होल्ड इट विथ सम अदर ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन भी बदल देंगे तो उसका नंबर ऑफ फ्लो घट जाएगा। दिस शोज दैट एन एरिया एलिमेंट शुड बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर, मतलब कि एरिया एलिमेंट को एक वेक्टर जैसा ट्रीट करना, ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो अ डायरेक्शन। हाउ टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया?
Clearly, the normal to the plane specifies the orientation of the plane. Thus, the direction of a planar area vector is along its normal. तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इस पॉइंट तक, क्योंकि बिकॉज वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, इसको हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा ये सब ग्रैस्प करने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो ये सब आपको दोबारा एक बार पढ़ना चाहिए अपने से, और ये सब पॉइंट्स को आपको नोटिस करना चाहिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाउ टू एसोसिएट वेक्टर, क्योंकि यहाँ से मेन फ्लक्स शुरू हो रहा है। यहाँ तक तो एनालॉजी ही बताया है कि फ्लक्स आखिर है क्या, एरिया एक्चुअल में वेक्टर है, लेकिन मेन काम तो यहाँ से आ रहा है कि यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला आता है ई डेल्टा एस कॉस थीटा करके। तो ये सब हम डिटेल में समझेंगे और अलग से भी मैं अपने नोट से समझाऊंगा आपको। तो तब तक के लिए इतना ही। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, वहाँ पे मेंशन। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।